हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा बिहान तल्या को। तो दोस्तों, बेंगलुरु के 10 साल के हैं बिहान तल्या विकास। तो उन्हें लंदन में आयोजित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार दिया गया है। तो लंदन में जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है, वहां पर इस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और उसमें सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर बिहान तल्या को चुना गया है। दोस्तों, इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के जो फोटोग्राफर हैं वो हिस्सा लेते हैं और इसमें जो बेहतरीन वन्यजीव फोटोग्राफी होती है उसका प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों, ये जो लंदन में प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, इसको फोटोग्राफी का ऑस्कर भी कहा जाता है। अब आप उस फोटो को भी देख सकते हैं जिसको बिहान तल्या ने कैप्चर किया था। और ये जो फोटो है ये बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके की है, जहां पर आपको भगवान श्री कृष्ण की नक्काशी दिखाई दे रही है और उसी के साथ एक छोटी सी मकड़ी दिखाई दे रही है। तो इसी फोटो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों, यहाँ पर पुरस्कार की बात आई है तो हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अजय चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल में दुर्गा भारत सम्मान दिया गया है। धोर्डो जो कि गुजरात का एक गांव है और मडला जो कि मध्य प्रदेश का एक गांव है, इसे UNWTO का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। क्लाउडिया गोल्डन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर जोयता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है नीदरलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा। जॉन फॉसे को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है। स्वाति नायक की बात करें तो इन्हें नॉर्मन वोरलॉग फील्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको PDF भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप 2 माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडी कर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, तो यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा किस लड़ाकू विमान को रिटायर किया गया है? आंसर हो जाएगा MiG-21 बाइसन। तो इस विमान को अब भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है, यानी इस विमान को अब विदाई दे दी गई है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। दोस्तों, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी उसके बाद जब पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय एयर स्पेस का उल्लंघन किया था, तब MiG-21 बाइसन ने ही पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को खदेड़ कर बाहर किया था। भारत ने 1963 में रूस से MiG-21 विमान खरीदे थे। 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी इस विमान ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अब बाइसन की जगह अभी LCA मार्क फर्स्ट A के 2 स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आप ये MiG-21 बाइसन देख सकते हैं। ये काफी पुराना विमान था, इसमें काफी दुर्घटनाएं होने लगी थी, जिसके कारण अब इसको रिटायर करना पड़ गया है। बात आई है भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य है नवः स्पर्शम दीप्तम। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को।
याद रखिएगा, वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है 2034 का फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। तो दोस्तों 2034 का जो फीफा विश्व कप है ये सऊदी अरब में अब आयोजित किया जाएगा। 2034 मेंस फीफा विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बोली लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब सऊदी अरब को विश्व कप की मेजबानी मिल गई है 2034 के। और इसकी घोषणा या इसकी पुष्टि जो है फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो के द्वारा की गई है। आने वाले जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फीफा वर्ल्ड कप है 2026 का ये कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। और 2030 का जो वर्ल्ड कप होगा ये मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और 2034 का सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। फीफा की बात आई है तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन? जियानी इन्फेंटिनो। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि फीफा विश्व कप की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहां पर बात आई थी सऊदी अरब की। तो दोस्तों सऊदी अरब खाड़ी का देश है, कैपिटल इसकी रियाद है। और इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके पड़ोसी देशों में इराक, जॉर्डन, यमन, ओमान और यूएई और कतर जैसे देश आते हैं। और इसके अलावा इसकी सीमा कुवैत से भी लगती है। तो दोस्तों इसकी कैपिटल जरूर याद रखिएगा। और इसके दो प्रमुख और प्रसिद्ध शहर हैं जिद्दाह और मक्का, तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने ग्वालियर को कौन सा नाम दिया है? आंसर हो जाएगा संगीत का शहर। यानी यूनेस्को के द्वारा ग्वालियर को द सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में नॉमिनेट किया है। इसके अलावा जो केरल का कोझिकोड है उसे साहित्य के शहर के रूप में नॉमिनेट किया है। तो इन दो शहरों को अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा नाम दिया गया है। तो केरल के कोझिकोड को साहित्य का शहर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर नाम दिया है। अभी हाल ही में 55 शहरों को यूनेस्को के द्वारा 7 क्षेत्रों में नाम दिए गए हैं और इनमें 2 शहर भारत के भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों यह घोषणा यूनेस्को के द्वारा विश्व शहर दिवस को की गई है और विश्व शहर दिवस याद रखिएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात आई है यहाँ पर यूनेस्को की। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्थापित किया गया था 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं आड्रे अजोले। इसके सदस्य हैं 193 और 11 इसके सहयोगी सदस्य हैं। और दोस्तों जो यूनेस्को है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। दोस्तों कुछ और पॉइंट याद रखिएगा, जैसे अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा शांति निकेतन और होयसला के मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो अब भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। जो शांति निकेतन है ये पश्चिम बंगाल में है और जो होयसला के मंदिर हैं ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है राजाजी टाइगर रिजर्व। तो उसके लिए राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना उत्तराखंड की सरकार के द्वारा की गई है। और इस फेडरेशन की या इस फाउंडेशन की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है इस टाइगर रिजर्व के आसपास के वातावरण के विकास में तेजी लाना, यानी कि यहाँ का जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक विकास है उसमें तेजी लाना। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य रिजर्व में उसके आसपास प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। दोस्तों बात करते हैं राजाजी नेशनल पार्क की। तो इसे 1983 में स्थापित किया गया था और यह 800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो राजाजी नेशनल पार्क का नाम है ये महान स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत उत्तराखंड के 3 जिले हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल आते हैं। उत्तराखंड के अन्य टाइगर रिजर्व की बात करें तो कार्बेट नेशनल पार्क और कालागढ़ टाइगर रिजर्व शामिल हैं। चलिए दोस्तों अब हम उत्तराखंड की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं।
तो उत्तराखंड को स्थापित किया गया था 9 नवंबर सन 2000 को और यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। कैपिटल इसकी देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। यहाँ पर विधानसभा की 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। दोस्तों उत्तराखंड के नेशनल पार्क भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के बीच 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों भारत ने बांग्लादेश के बीच में 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है और ये उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनके द्वारा वर्चुअली रूप से किया गया है। आइए जानते हैं कि वो 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। तो पहला है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और दूसरा है मोंगला पोर्ट रेल लाइन और तीसरा है दोस्तों मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2। तो इन 3 प्रोजेक्ट का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है, जिसमें से 2 रेलवे के प्रोजेक्ट हैं। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए भारत ने बांग्लादेश को 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन भी दिया है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। याद रखिएगा कि बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। इसके अलावा जो संप्रीति अभ्यास है ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। दोस्तों भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। उनमें पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मिजोरम, चौथा है मेघालय और 5वां राज्य है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की जो अमृत कलश यात्रा थी उसके समापन कार्यक्रम में भाग लिया गया था। दोस्तों ये जो अमृत कलश यात्रा थी इसके दौरान देश भर के हर भाग से मिट्टी एकत्रित की गई थी और इस मिट्टी से ही अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा कर्तव्य पथ पर और इसके अलावा अमृत महोत्सव का स्मारक भी बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी किया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 1 नवंबर को। तो दोस्तों इन सभी राज्यों का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों 1 नवंबर सन 2023 को मध्य प्रदेश ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है। मध्य प्रदेश की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। हरियाणा और पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम इन राज्यों की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। हरियाणा की बात करें दोस्तों तो मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर हैं और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और मंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश में वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं और एस. अब्दुल नजीर यहाँ के गवर्नर हैं। कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो सिद्धारमैया यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और थावरचंद गहलोत गवर्नर हैं। केरल की बात करें तो पिनाराई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है इन सभी राज्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर किस मिसाइल प्रणाली को तैनात किया है? आंसर हो जाएगा S-400। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा चाइना और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर S-400 मिसाइलों की
3 यूनिट को तैनात किया गया है। दोस्तों 2018-19 में भारत ने रूस के साथ 35,000 करोड़ रुपए की S-400 मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया था और ये जो मिसाइल है ये 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को मार कर सकता है, यानी उनको टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों S-400 रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। दोस्तों मोबाइल का मतलब ये है कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6वां सत्र कहां आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो 6वीं सभा है वो 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक आयोजित होने वाली है और इस आयोजन में 116 देशों के मंत्री, मिशन और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर हम बात करें तो यह दुनिया भर के समुदायों के लिए किफायती सौर ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। दोस्तों भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर सन 2015 को पेरिस फ्रांस में COP21 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का शुभारंभ किस वर्ष से किया गया था? 2015 से। और किसके संयुक्त प्रयास से किया गया था? तो भारत और फ्रांस के। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं अजय माथुर। लिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था बैलन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया को। झारखंड सरकार के द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे? 8 लाख। विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 किसने जारी किया है? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। भारतीय नागरिकों के लिए किस देश ने 6 महीने तक फ्री वीजा की सुविधा शुरू की है? थाईलैंड ने। परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की जान गई है? 1.68 लाख लोगों की। दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण कहां किया गया है? अमेठी में। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का किस बैंक में विलय किया जाएगा? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विभिन्न खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफियां डिस्कस करेंगे। यह इसका पार्ट 2 है, इसका पार्ट 3 भी आएगा। सालिम कप की बात करें तो यह महिलाओं की गोल्फ से रिलेटेड है। इसकी शुरुआत 1990 में की गई थी। बाकर कप गोल्फ से रिलेटेड है, 1922 में इसकी शुरुआत की गई थी। सुधीर मन कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से रिलेटेड है, 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी। बैटन कप हॉकी से रिलेटेड है, 1895 में इसकी शुरुआत की गई थी। सुब्रतो कप फुटबॉल से रिलेटेड है, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है, 1888 में इसकी स्थापना की गई थी। रोवर्स कप भी फुटबॉल से रिलेटेड है और इसकी स्थापना 1891 में की गई थी। तो दोस्तों ये हैं विभिन्न खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफियां। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था CP राधाकृष्णन किस राज्य के गवर्नर हैं? आंसर था इसका झारखंड। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर झारखंड बताया हुआ है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।